बंगाल में क्या हो रहा है ये आप भी सोचते होंगे, आप भी पूछते होंगे, क्योंकि जो तस्वीरें आप देखते हैं उसके बाद आपको हैरानी होती होगी। क्योंकि अगर कोई ये कहे कि लोकतंत्र हमारे देश में खतरे में है तो बंगाल की स्थिति देखकर वो जुबान खामोश क्यों हो जाता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव चाहे गांव स्तर का हो या फिर विधानसभा स्तर का, वहां हिंसा होना राज्य का रक्त चरित्र है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस वाली सरकार है और वहां पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही जो हिंसा हुई उसकी जिम्मेदार भी वही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कानून व्यवस्था सबसे पहले राज्य की जिम्मेदारी है। अगर वो ऐसा करने में नाकाम है तो केंद्र से उसे मदद मिलनी चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में एक अलग लेवल का खेल चल रहा है। केंद्रीय बल राज्य में भटकते रहे, हिंसाग्रस्त इलाकों से दूर रहे और हिंसा होती रही। सोचिए, केंद्रीय बल मौजूद है, हिंसा होती रही। केंद्रीय बलों की जरूरत कहां है और कहां नहीं, यह फैसला भी राज्य सरकार कर सकती थी, लेकिन वो यहां भी चूक गई। पंचायत चुनाव में हुई हिंसा राज्य सरकार की चूक है या फिर सोची समझी रणनीति, आज हम इसी का विश्लेषण करने वाले हैं। दरअसल राज्य में कल और आज पंचायत चुनाव में डाले गए वोटों की गणना हुई। इसमें जो आंकड़े सामने आए हैं, हम सबसे पहले उनकी ही बात करते हैं। बंगाल में पंचायत चुनाव में भारी बहुमत से तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई। बीजेपी इस चुनाव पे नंबर 2 में रही। इस बार बंगाल में करीब 74,000 सीटों के लिए चुनाव हुए थे और ये जीत 3 स्तर पर हुए हैं, क्योंकि ये चुनाव जो हुए ये 3 स्तर पर हुए और ग्राम पंचायत इसमें 63,229 सीटें थी, पंचायत समिति की 9,730 सीटें थी और जिला परिषद की 928 सीटें थी। यानी कुल मिलाकर 73,887 सीटों पर चुनाव हुए। पिछले 2 दिनों से बंगाल के पंचायत चुनाव की काउंटिंग चल रही है। पंचायत चुनाव के ऐलान से लेकर पंचायत चुनाव के काउंटिंग डे तक बंगाल में हर जगह बम बम रहा। मतलब ये कि इस चुनाव में भरपूर बमबाजी हुई, गोलियां चली और लोग मारे गए। चुनाव में मारे गए व्यक्ति किसी न किसी पार्टी से तो जुड़े थे ही। इस हिंसा में आम लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है। इस बार पंचायत चुनाव में अभी तक 42 लोगों के मारे जाने की खबर है। यानी इस हिंसा में, पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में 42 लोगों की मौत हो चुकी है। और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का एक लंबा चौड़ा इतिहास भी रहा है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है पश्चिम बंगाल की। और एक तरह से इस राज्य में राजनीतिक हिंसा की अपनी एक संस्कृति है। सरकार किसी की भी रही हो, राजनीतिक हिंसा में कोई कमी नहीं है। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2003 के पंचायत चुनाव में 80 लोगों की राजनीतिक हत्याएं हुई थी। वर्ष 2008 के पंचायत चुनाव में 45 लोग मारे गए थे। वर्ष 2013 के पंचायत चुनाव में 31 लोगों की हत्याएं हुई थी। वर्ष 2018 में राजनीतिक हत्याओं का आंकड़ा 75 तक पहुंच गया था। केवल पंचायत चुनाव ही नहीं, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति रहती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 9 लोगों की राजनीतिक हत्याएं हुई थी और इसी तरह 2021 के विधानसभा चुनाव में 16 लोगों की राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। विधानसभा चुनाव के बाद तो हालात ज्यादा खराब हो गए थे। चुनाव परिणाम आने के बाद पश्चिम बंगाल में 54 लोगों की हत्या कर दी गई थी और मरने वालों में अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता भी शामिल थे। बंगाल में राजनीतिक हत्याओं की परंपरा पंचायत चुनाव में भी निभाई गई है। पश्चिम बंगाल में 60 के दशक से ही राजनीतिक हिंसा को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस राजनीतिक हिंसा के पीछे 2 अहम वजह है, यानी 2 अहम कारण है। इसमें पहला है राज्य में बेरोजगारी और दूसरी वजह है प्रशासन पर सत्ताधारी दल की पकड़। जब राज्य में 34 वर्षों तक वामपंथी सरकारें थी, तब वहां जमकर राजनीतिक हिंसा होती थी और सीपीएम के लोग भी कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक हिंसा का इसी तरह से इस्तेमाल करते थे, जो तस्वीर आज आप देखते हैं। खुद पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में दिए गए एक जवाब में यह माना था कि वर्ष 1977 से 1996 तक, यानी लेफ्ट की सत्ता के दौरान, करीब 28,000 राजनीतिक हत्याएं हुई। ये आंकड़े आपको हो सकता है सोचने पर हैरान कर दे, क्योंकि ये राजनीतिक हत्याओं का जो आंकड़ा है वो 28,000 का था। हमेशा से ही राजनीतिक हत्याओं का आरोप
चुनाव लड़ने वाली पार्टियां एक दूसरे के सिर मढ़ती हैं और इस बार पंचायत चुनाव में भी यही हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस ने जानबूझकर पंचायत चुनाव में हिंसा को बढ़ावा दिया ताकि आम लोग इस चुनाव से दूरी बना लें और टीएमसी के कार्यकर्ता अपने हिसाब से अपने उम्मीदवारों की जीत का रास्ता साफ कर सकें। सारे तनाव और हिंसा की ये माहौल सारे बंगाल में फैला गया। वजह ये कि डर की मारे आम लोग चुनाव में हिस्सा ना ले और बिना किसी विरोध चुनाव में जीत हासिल करे। 2018 साल में भी ऐसा ही चुनाव हुई थी, जहां 20,000 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल किए थे ये सत्तारूढ़ पार्टी। इस बार 20,000 नहीं हुई, पिछले बार 34% 34% लोगों को सीट जबरदस्ती कब्जा कर लिए गए थे। मतलब चुनाव होने की कोई मौका नहीं मिला था क्योंकि नामांकन भरने नहीं दिया गया था। इस बार उस संख्या में थोड़ा बहुत घटा नजर आए हैं कि 34% से घटकर वो 12% में आ गए। लेकिन साथ साथ नामांकन भरना डराओ, अगर कोई नामांकन भर दे प्रत्याहार करने के लिए डराओ, चुनाव प्रचार में शामिल हो विरोधी तो उस समय भी डराओ। आपने अधीर रंजन चौधरी की जो बातें थी वो अगर गौर से सुनी हो तो उन्होंने खास बात कही है, उस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस नहीं चाहती है कि आम लोग चुनाव में हिस्सा लें, यानी आम लोग चुनाव में शिरकत करें, जबकि ये तो लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती है, ये तो आम लोगों की ताकत की बात है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस नहीं चाहती है कि आम लोग चुनाव में हिस्सा लें और ये आरोप लगा रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, ताकि उनके उम्मीदवार निर्विरोध जीतते रहे। वैसे आमतौर पर अगर कोई नेता किसी क्षेत्र में निर्विरोध चुनाव जीत जाता है तो इसके दो पहलू होते हैं। पहला पहलू यह होता है कि नेता बहुत ही ईमानदार हो और सज्जन हो, ये नहीं जननायक होने की वजह से भी कोई उसके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। लेकिन इसके दूसरे पहलू की बात करते हैं। दूसरा पहलू यह है कि नेता इतना ताकतवर हो कि उसके डर की वजह से कोई और उम्मीदवार उसके खिलाफ चुनाव में खड़ा ही नहीं होना चाहता हो। जहां पश्चिम बंगाल की बात है तो हम कुछ ऐसे आंकड़े भी आज आपको दिखाने वाले हैं जिससे यह पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद निर्विरोध चुनाव जीतने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पहलुओं को आपने समझ लिया, लेकिन अब इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए। वर्ष 2008 में जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी, तब पंचायत चुनाव में केवल 5.57% उम्मीदवारों ने निर्विरोध चुनाव जीता था, यानी उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ था। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि बंगाल के रक्त चरित्र का इतिहास यह बताता है कि लेफ्ट की सरकारों के दौरान होने वाले चुनावों में काफी हिंसा होती थी। लेकिन वर्ष 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी तो 2013 में पंचायत चुनाव हुए और इस चुनाव में 10.66% उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए, यानी उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ। यानी एक झटके में निर्विरोध चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या डबल हो गई। इसी तरह से वर्ष 2018 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार के दौरान हुए पंचायत चुनाव में 34% उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए, यानी 34% सीटें ऐसी थी जिन पर दूसरे उम्मीदवारों ने उतरना भी ठीक नहीं समझा। वर्ष 2018 के पंचायत चुनाव में निर्विरोध जीतने वाले उम्मीदवारों में ज्यादा संख्या टीएमसी उम्मीदवारों की ही थी और वर्ष 2023 यानी कि इस बार के पंचायत चुनाव में टीएमसी ने लगभग 9.5% सीटें यानी करीब 7,000 सीटें निर्विरोध जीती हैं। कांग्रेस और बीजेपी का आरोप है कि निर्विरोध जीतने वाले टीएमसी उम्मीदवार दरअसल हिंसा का सहारा लेकर अपने खिलाफ उम्मीदवार उतरने ही नहीं देते। आरोप तो यह भी है कि ममता बनर्जी की पार्टी प्रदेश में हिंसा और डर का माहौल बनाकर विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने ही नहीं देती है। इतना तो तय है कि पंचायत चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद यह कहा जाएगा कि लोकतंत्र की जीत हुई है। ये वही लोग कहेंगे जिन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर राजनीतिक कारणों से ममता बनर्जी शासित राज्य सरकार का बचाव किया है।
ममता सरकार के लिए वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी। आज उस टिप्पणी का जिक्र मैं यहां जरूर करना चाहता हूं और उस टिप्पणी पर आपको भी ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था, हम इस तथ्य से अनजान नहीं रह सकते हैं कि राज्य में पंचायत चुनावों में इतनी बड़ी संख्या में सीटें निर्विरोध जीती गई। ये आंकड़े हमें हैरान कर रहे हैं कि 48,000 ग्राम पंचायत सीटों में 16,000 से भी ज्यादा में कोई दूसरा प्रत्याशी उतरा ही नहीं। और ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे संविधान में लोकतंत्र का जो रूप तय किया गया है, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र उस तरह काम नहीं कर रहा है। आप इससे समझ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है, इसे आप समझ सकते हैं और समझा भी जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बंदूक की गोलियों और बमों के से होकर निकलता है। इसलिए अब हम आपको पश्चिम बंगाल के बमबाजों की करामात भी दिखाते हैं। बमबाजों की करामात को देखिए। चुनाव में हिंसा को किस तरह से इन्होंने तरजीह दी, डर का माहौल, आगजनी, बमबाजी, सब कुछ। इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग के कर्मचारी वोट की गणना कर रहे थे और दूसरी तरफ बम निरोधक दस्ता पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में बम डिफ्यूज करने में जुटा हुआ था। यानी एक तरफ बैलेट की गिनती हो रही है, दूसरी तरफ बुलेट और बम से सुरक्षा की कोशिश हो रही है। हम आपको इससे जुड़ी कुछ और भी तस्वीरें आज दिखाना चाहते हैं। ये देखने में आपको रोमांचक लग सकती है, लेकिन जरा सोचिए कि ये देसी बम पंचायत चुनाव के दौरान फेंके गए होते तो कई मौतें और होती। पंचायत चुनाव की मतगणना कल हो रही थी और उसके बाद ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये भांगोर की है। यहाँ पर सीआईडी का बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा है और अभी भी जो ताजा देसी बम यहाँ पे रखे गए थे वो उसे जो है रिकवर किया जा रहा है। आपको बता दें, मौके पर पहुंचा है यहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड। काठालिया हाई स्कूल में कल जब वोटों की गिनती हो रही थी तभी तृणमूल कांग्रेस और आईएसएफ के जो कार्यकर्ता है वो आमने सामने आ जाते हैं और उसके बाद जो है आपको बता दें कि 2 आईएसएफ कार्यकर्ताओं की जान गई है, उनको जो है गोली लगी है और साथ ही एडिशनल एसपी को भी जो है गोली लगी है और उनके गार्ड को भी। अभी भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ताजा बम अभी भी पड़े हुए इस पूरे इलाके में और एक के बाद एक यहाँ पर जो अफसर पहुंचे हैं, जो पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचे हैं बम डिस्पोजल स्क्वाड से, सीआईडी से, वो फिलहाल इस लाइव बॉम्ब्स को बरामद करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें अभी भी इस इलाके में काफी ज्यादा टेंशन है, तनावपूर्ण है ये इलाका। कल जब वोटों की गिनती हो रही थी मतगणना के दौरान भले ही छुटपुट घटनाएं सामने आ रही हो, लेकिन पूरा दिन जो है वो बेहद शांत था। लेकिन रात होते ही पश्चिम बंगाल का जो रक्त चरित्र है वो सामने आया और जिस तरह से बम बरसाए गए, गोलीबारी की गई, उसमें 2 आईएसएफ कार्यकर्ताओं की जान गई है, जिसका नाम है रिजाउल गाजी और हसन अली मुल्ला। साथ ही आपको बता दें एक और शख्स की जान गई है जो स्थानीय था। जब इसी इलाके में बम बरसाए जा रहे थे, गोलियां चल रही थी, तब वो यहीं से पास होते हुए आगे जा रहा था, तब भी जो है उसे गोली लगी और उसकी भी जान गई है। आपको बता दें कल रात की हिंसा के दौरान जो बरईपुर के जो एडिशनल एसपी है मसूद, उसको भी हाथ में गोलियां लगी हैं और आज जो है उनका ऑपरेशन किया जाएगा। उनके जो गार्ड है उनको पैर में भी गोली लगी है और इस इलाके में अलग अलग जगहों पर आप देखिए अभी भी देसी बम के जो है जो फटे हैं उसके रिमेन्स है और कई ऐसे ताजा बम इस पूरे इलाके में है जिसको पुलिस यहाँ पे रिकवर करने पहुंची है। और जो गोलियां कल चली है उसके भी जो है कार्ट्रिजेस अभी भी इस मौके पर पड़े हैं। तो फिलहाल इस आपको बता दें बेहद तनावपूर्ण माहौल है। जो स्थानीय लोग हैं, आपको दिखे कहां पर कोई भी नहीं दिखेगा, इस गांव में जो लोग हैं वो अभी भी अपने घरों में हैं, कोई घर से नहीं निकल रहा है क्योंकि बीती रात की हिंसा के बाद अभी भी लोग डरे हैं, सहमे हैं कि किस तरह से नामांकन जब से भरा जा रहा था तब से लेकर चुनाव के दिन तक और उसके बाद मतगणना तक जो है पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में जिस तरह से हिंसा होती रही और इतना जो है खून बह चुका है और इतनी लोगों की जान गई है। इस बीच स्थानीय लोग जो है अभी भी अपने घरों के अंदर है, वो बाहर नहीं निकले हैं। दक्षिण 24 परगना के भांगोर इलाके से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर सिस्टम को हाईजैक करने का भी आरोप लगाया है, क्योंकि जो तस्वीरें आपने पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की देखी है उसके बाद ये सवाल उठने लगा और बीजेपी ने मुखर होकर इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर हाईजैक करने का आरोप टीएमसी पर लगा दिया।
उनके मुताबिक ममता सरकार के लोग प्रशासन और राज्य के चुनाव आयोग में मौजूद हैं और जिसकी वजह से पंचायत चुनाव में खूब हिंसा हुई, लेकिन उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बीजेपी ने तो इस हिंसा को लेकर अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तक भी बना ली है, जो इस चुनाव में हुई हिंसा को लेकर जांच करेगी और ये कमेटी हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा भी करेगी। कमेटी का संयोजक रविशंकर प्रसाद को बनाया गया है। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और टीएमसी को लेफ्ट पार्टियों से ज्यादा बुरा बताया। उन्होंने राज्य के चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। सुनिए एक बार। एक बहुत ही बीमार लोकतंत्र का शर्मनाक उदाहरण है बंगाल, और जो खामोशी है वो दिखाती है कि ये लोग सब अवसरवादी हैं, स्वार्थी हैं और नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, कुर्सी के लिए किसी सीमा तक जाने को तैयार है। बीजेपी लड़ेगी, बीजेपी आपके साथ खड़ी रहेगी और जो लोकतंत्र शर्मसार हुआ है इस पर हम सुनहरी सुबह जरूर आएगी, हमें पूरा विश्वास है और यहां की जनता जागेगी। ममता जी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का बेंगॉल है, ये सुभाष चंद्र बोस का बेंगॉल है। हमें बंगाल के चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है। जो उनके हेड हैं, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, वो बड़े पदाधिकारी रहे हैं ममता सरकार के। जिस तरह से उन्होंने आचरण किया है, लोकतंत्र को शर्मसार करने में यहां के चुनाव आयोग की भी कम भूमिका नहीं है। चुनाव आयोग कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? राज्य चुनाव आयोग अधिकारी, उनकी भी कम भूमिका नहीं है। आपके पास सेंट्रल फोर्सेस है, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट की सख्त टिप्पणी है, उसके बावजूद ये हो रहा है, तो आप जिम्मेदार किसको मानेंगे? इफ आई कैन यूज ए लीगल लैंग्वेज, इतनी संदेहास्पद परिस्थितियां हैं जो स्पष्ट बताती हैं कि चुनाव आयोग ममता जी के पूरे प्रभाव और दबाव में काम कर रहा है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपना काम शुरू कर चुकी है और आज इस कमेटी के सदस्यों ने हिंसाग्रस्त इलाकों में पीड़ित परिवारों से बातचीत भी की। उनसे बात करने के बाद रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी की सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। ये क्या हो रहा है ममता जी? ये क्या हो रहा है? एक गरीब की झोपड़ी में आपके लोग आकर के उठापटक करते हैं, तोड़ देते हैं, सामान फेंक देते हैं, इसके बेटे को कटारी से मारते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए पार्टी को उसके लिए बाहर व्यवस्था करनी पड़ती है और बात करती है लोकतंत्र की। शर्म आनी चाहिए ममता जी आपको। और ममता जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक गरीब सुशीला मंडल का बेटा और बहू अपने गांव के घर में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? ये कौन सा लोकतंत्र है? बीजेपी हमेशा से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर पूरे सिस्टम को हाईजैक करने का आरोप लगाती रही है और इस बार पंचायत चुनाव को लेकर तो उसने राज्य चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए। राज्य में हो रही राजनीतिक हिंसा को ना रोक पाने को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी पर पहले से ही हमलावर है। बीजेपी ने तो यहां तक कहा था कि हिंसा रोकने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेजा था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें संवेदनशील बूथों और जगहों पर जानबूझकर नहीं भेजा। इन आरोपों के बीच बहुत से लोग ये मानते हैं कि जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो चुनाव आयोग ही सिस्टम और सरकार बन जाती है। तकनीकी रूप से देखा जाएगा तो राज्य चुनाव आयोग को हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय बलों को सही जगह डिप्लॉय करना चाहिए था। तो फिर बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है कि राज्य चुनाव आयोग ममता के दबाव में काम कर रहा है? तो इसको समझने के लिए आपको चुनाव का सिस्टम समझना चाहिए। पहले सिस्टम को समझिए कि चुनाव का सिस्टम है क्या। लोकसभा चुनाव का आयोजन देश का चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग का सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया इसी वर्ष मार्च में बदल दी गई, लेकिन उससे पहले तक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था, लेकिन उम्मीदवार केंद्र सरकार ही तय करती थी। मार्च 2023 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को बदल दिया। उसके निर्देशों के मुताबिक जब तक संसद कोई कानून ना बना ले तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार 3 सदस्यीय कमेटी को ही होगा, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।
जहां तक राज्यों की बात है तो राज्य में अभी भी राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, लेकिन राज्य चुनाव आयुक्त कौन होगा ये तय करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। बीजेपी ही नहीं, सभी विपक्षी दल यही आरोप लगा रहे हैं कि राज्य चुनाव आयुक्त ममता बनर्जी के खास रहे, इसलिए उनके इशारे पर वो काम कर रहे हैं। वैसे पश्चिम बंगाल के नए राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की कहानी भी बहुत दिलचस्प रही है। बंगाल के पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त सौरव दास का कार्यकाल 29 मई 2023 तक का था। मई महीने में ममता बनर्जी सरकार ने राजीव सिन्हा का नाम राज्य चुनाव आयुक्त के तौर पर राज्यपाल के पास बढ़ाया, लेकिन अगले 2 हफ्ते तक राज्यपाल ने इस नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी। हालांकि 29 मई को राज्य चुनाव आयुक्त का पद खाली होने की वजह से राज्यपाल पर नियुक्ति का दबाव बढ़ गया। राज्यपाल ने इस दौरान ममता सरकार से उनके उम्मीदवार को लेकर कई सवाल उठाए, लेकिन आखिरकार 7 जून को उन्होंने राजीव सिन्हा के नाम पर मंजूरी दे दी। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के कुछ घंटों के अंदर ही राजीव सिन्हा ने राज्य चुनाव आयुक्त का पद संभाल लिया और अगले ही दिन 8 जून को पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव की वोटिंग की तारीख 8 जुलाई तय कर दी गई। इससे पहले यह कहा जा रहा था कि पंचायत चुनाव जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त के पहले हफ्ते में हो सकते हैं। राजीव सिन्हा ने पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान करने को लेकर किसी भी विपक्षी दल से बात तक नहीं की थी। विपक्षी दलों ने इसको लेकर अपना विरोध जताया था। आपको यहां यह भी पता होना चाहिए कि राजीव सिन्हा वर्ष 2019 में ममता बनर्जी के मुख्य सचिव थे, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि राजीव सिन्हा यानी कि बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त को क्यों ममता का करीबी अब राजनीतिक दल बता रहे हैं। राजीव सिन्हा को कलकत्ता हाईकोर्ट से भी फटकार मिल चुकी है। पंचायत चुनाव में हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों के डिप्लॉयमेंट को लेकर कोर्ट ने कहा था कि अगर वो डिप्लॉयमेंट को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा दे दें। 6 जुलाई को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पंचायत चुनाव के दौरान लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो इसका हत्यारा कौन है। इसका जवाब भी राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को देना पड़ेगा। यही वजह है कि विपक्षी दल लगातार बंगाल के चुनाव आयोग पर अब सवाल उठा रहे हैं। और हिंसा की जो तस्वीरें आपने देखी है उसके बाद हो सकता है आप भी उनमें से होंगे जो ये पूछ रहे होंगे कि बंगाल में आखिर ये क्यों हो रहा है और कब तक होगा। जी न्यूज़।